हेलो क्लास 11 कैसे आप सभी। तो चलिए आज मैं आप लोग के सिलेबस के सहपाठी चैप्टर आपके समक्ष आज प्रस्तुत करूंगी। ठीक है, आज मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ठीक है, और साथ ही साथ आप लोग ये बात जान लीजिए कि आप लोग इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप लोग जो है इसी यूट्यूब चैनल पे आप लोग को रिवीजन क्लासेस एंड लाइव क्लासेस होती है हिंदी के साथ साथ इंग्लिश और कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट के, इसलिए ठीक है। और साथ ही साथ हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें हम लोग नोट्स प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें आप लोग जुड़ सकते हैं, नीचे लिंक दिया हुआ है। तो ठीक है, चलिए अब हम लोग देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और सहपाठी चैप्टर को पढ़ते हैं। ठीक है, सहपाठी का अर्थ क्या होता है? सहपाठी का अर्थ आप लोग जानते ही हैं। सहपाठी का अर्थ होता है कि जो साथ साथ पढ़ने वाला हो, यानी कि क्लासमेट। ठीक है, सहपाठी जो है ना, सत्यजीत राय की बंगला कहानी है, उसका अनुवादन जो है रंजीत साहा ने किया है हिंदी में। ठीक है, ये जो बंगला कहानी थी इसको हिंदी में जो क्या बोलते हैं अनुवाद किए हैं, उनका नाम है डॉक्टर रंजीत साहा। ठीक है, तो सहपाठी कहानी में आप लोग को मूलतः आप लोग सत्यजीत राय के जो है लेखक परिचय उनके बारे में जरूर पढ़िएगा। उसके बाद आप लोग कहानी के बारे में अच्छे से जानिए। मैं यहाँ भी आप लोग को एक बार रीड कर दूंगी तो आप लोग के लिए अच्छा होगा, लेकिन उसके पहले आप लोग जान लीजिए कि सहपाठी जो कहानी है ना, इसमें मूलतः दो पात्र है जो मुख्य पात्र के रूप में है। ठीक है, मोहित सरकार और जयदेव घोष। ठीक है, ये दोनों बहुत अच्छे मित्र रहते अपने स्कूली जीवन में। ठीक है, लेकिन कहानी में आप लोग को स्कूल के बाद 30 साल बाद का जो है वर्णन आप लोग को मिलेगा। इसमें जो दो मुख्य पात्र है मोहित सरकार और जयदेव घोष, वो दोनों बचपन से ही स्कूल में एक साथ पढ़ते थे, एक साथ रहते थे। ठीक है, दोनों बहुत अच्छे मित्र भी थे। लेकिन क्या होता है जब स्कूली जीवन समाप्त हो जाता है, जब स्कूल समाप्त हो जाता है तो उस समय क्या होता है, मोहित सरकार जो है वो एक वकील का बेटा है। ठीक है, तो वो घर में अच्छी उसकी स्थिति भी है, लेकिन क्या बोलते हैं जयदेव घोष है उसकी इतनी अच्छी स्थिति नहीं है। इसलिए क्या होता है, मोहित सरकार जो है वो बड़ा होकर एक अफसर की नौकरी प्राप्त करता है। लेकिन जयदेव घोष का क्या होता है इसे हम लोग कहानी में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम देर करते ना हुए आगे बढ़ते हैं। मैं पहले लेखक परिचय आपके समय प्रस्तुत करूंगी और उसके बाद मैं कहानी की ओर बढ़ूंगी। कहानी में बता ही दी हूँ कि स्कूली जीवन के 30 वर्ष बाद की जो है वहां पर रचना आप लोग को मिलेगी। तो चलिए एक बार हम लोग सत्यजीत राय का जीवन परिचय जान लेते हैं। ठीक है, सत्यजीत राय जी का जन्म 2 मई 1912 ईस्वी को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुआ था। सत्यजीत राय जी अपनी माता पिता की इकलौती संतान थे। सत्यजीत राय सिर्फ 3 वर्ष के थे जब उनके पिता श्री सुकुमार राय का जी का निधन हो गया था। ठीक है, यानी उनके पिता का नाम क्या था, सुकुमार। इस घटना के बाद उनकी माता सुप्रभा राय जी ने उनका बड़ी मुश्किल से पालन पोषण किया। उनकी मां रविंद्र संगीत की मंजी हुई गायिका थी। उनके दादाजी उपेंद्र किशोर रे एक लेखक एवं चित्रकार थे और उनके पिता भी बंगला में बच्चों के लिए रोचक कविताएं लिखते थे। सत्यजीत राय ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में बीए करने के उपरांत शांति निकेतन के विश्व भारती विद्यालय के ललिता कला विभाग में उच्च शिक्षा के लिए दाखिला लिया, जहां चित्रकार नंदलाल बोस तथा विनोद बिहारी मुखर्जी का उन पर काफी प्रभाव पड़ा। हालांकि सन 1942 ईस्वी में उन्होंने पाठ्यक्रम छोड़ दिया, तथापि उनके ऊपर वहां बिताए दिनों का काफी प्रभाव पड़ा। बंगला तथा साहित्य पर भी रे का काफी प्रभाव पड़ा। बाल तथा साहित्य के साथ अपनी फिल्मी जीवन के अनुभव पर उन्होंने जो रचनाएं प्रस्तुत की है उससे अनेक विविध मुखी व्यक्तित्व का पता चलता है। प्रमुख उनकी रचनाएं हैं फेलुदा, एकेर पीठे दुई, जखन हो छोटो छीलम, विशेष चलचित्र, एकई बोले शूटिंग, आवर फिल्म्स, देयर फिल्म्स आदि। ठीक है, उनको पुरस्कार कौन कौन से मिले थे, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से मानद डॉक्टरेट का और दादा साहब फाल्के पुरस्कार और भारत रत्न। तो इनका पुरस्कार जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर इसे याद करिएगा। ठीक है, और इनकी प्रमुख रचनाएं ये बहुत बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको जरूर याद करें। ठीक है, उनकी मृत्यु जो है 23 अप्रैल
1992 ईस्वी में हो गई थी। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग कहानी की ओर बढ़ते हैं। कहानी जैसा कि मैं आप लोगों को बता ही दी हूँ कि इसमें जो है मोहित सरकार और जयदेव घोष बोस की कहानी है। दोनों ये दोनों मित्र है, रहते हैं स्कूली जीवन में साथ पढ़ते हैं। फिर क्या होता है, स्कूली जीवन समाप्त होने पर मोहित सरकार एक अच्छे वकील का लड़का रहता है, बहुत अच्छा उसके घर की स्थिति रहती है, इसलिए वो कॉलेज में पढ़ाई करता है और बाद में एक अफसर बन जाता है। ठीक है, लेकिन जयदेव घोष का क्या होता है ये हम लोग कहानी में जानेंगे। ठीक है, और इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है ये भी मैं आप लोग को लास्ट में जरूर बताऊंगी। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत होती है कैसे, तो देखते हैं। 30 वर्ष बाद स्कूल जीवनी के 30 वर्ष बाद क्या होता है। अभी सुबह के 9:15 बजे है। कितने बजे है? 9:15। मोहित सरकार ने गले में टाई का फंदा डाला ही था कि उसकी पत्नी अरुणा कमरे में आई और बोली, तुम्हारा फोन। यानी उसकी पत्नी का नाम क्या है? मोहित की पत्नी का नाम अरुणा। ठीक है, इसका जरूर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मोहित की पत्नी का नाम क्या है। और कितने बजे वो जब रेडी हो रहा था तो कॉल आया था, तो 9:15 बजे। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वो क्या कर रहा था उस समय? तो गले में टाई का फंडा डाल रहा था। ठीक है, तब तक उसकी पत्नी आकर क्या बोलती है? तुम्हारा फोन। अब अभी कौन फोन कर सकता है भला? अब उतनी सुबह कोई कॉल करेगा तो थोड़ी सी तो आश्चर्य बात होगी कि हाँ, इतनी सुबह कौन कॉल कर रहा है। मोहित का ठीक 9:30 बजे दफ्तर जाने का नियम रहा है। अब घर से दफ्तर को निकलते वक्त तुम्हारा फोन सुनकर स्वभावतः मोहित की तैयारियां चढ़ गई। ठीक है, अरुणा ने बताया वह कभी तुम्हारे साथ स्कूल में पढ़ता है। अब जिसका कॉल आया है ना, तो वो बोल रहा है कि मैं तुम्हारे साथ पढ़ता था। ठीक है, अरुणा कॉल रिसीव किए। ठीक है, स्कूल में अच्छा नाम बताया। उसने कहा कि जय नाम बताने पर ही वो समझ जाएगा। और वो जो कॉल आया रहता है तो वो बोलता है कि मोहित को अगर जय नाम बताओगी तो ही पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसकी पत्नी कॉल उठाई रहती है। मोहित सरकार ने किसी 30 साल पहले स्कूल छोड़ा होगा। कितने साल पहले? 30 साल पहले। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसकी क्लास में 40 लड़के होंगे। कितने लड़के थे उसके क्लास में? 40। ठीक है, अगर वह बड़े ध्यान से सोचे भी तो वो ज्यादा से ज्यादा 20 साथियों के नाम याद कर सकता है। और इसके और इसके साथ उनका चेहरा भी। सौभाग्य से जय या जयदेव के नाम और चेहरे की याद अब भी उसे है, लेकिन वह क्लास के सबसे अच्छे लड़कों में से था। ठीक है, और मोहित को जो है अच्छे से ही याद रहता है जय या जयदेव, क्योंकि वो बहुत अच्छा था अपने क्लास में। ठीक है, इसी वजह से। हम्म, गोरा सुंदर चेहरा, गोरा सुंदर सा चेहरा, पढ़ने लिखने में होशियार और खेल कूद में भी आगे, हाई जंप में भी अव्वल। कौन था? तो इसका उत्तर होगा जयदेव। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कहानी सिर्फ पढ़नी नहीं है, उसमें आप लोग को इम्पोर्टेंस भी पढ़ने की, किसके बारे में क्या कहा जा रहा है, कब क्या हुआ नहीं हुआ, क्योंकि उसके ही रिगार्डिंग आप लोग को क्वेश्चंस आएंगे। आप लोग का जानते ही एमसीक्यू पैटर्न है, इसलिए आप लोग को ध्यान से कहानी को पढ़ना जरूरी है। केवल आप लोग कहानी को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप लोग को जो है क्लियर हो जाएगा। ऐसे मैं लाइव क्लास तो लूंगी ही जिसमें आप लोग को अच्छे से एमसीक्यू डिस्कस करूंगी, तो उससे आप लोग को और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कभी कभी वो ताश के खेल भी दिखाया करता था। हाँ, कैसे ब्याह की आवृत्ति में उसने कोई पदक भी जाता जीता था। स्कूल से निकलने के बाद मोहित ने उसके बारे में कभी कोई खोज खबर नहीं ली। स्कूल से निकल गया था, लेकिन मोहित और जयदेव बहुत अच्छे मित्र थे, फिर भी वो क्या करता है, उसकी कोई खोज खबर नहीं लेता है। ठीक है, लेकिन आज इतने साल के बाद अपनी दोस्ती के बावजूद और अपने सहपाठी रहे इस आदमी के बारे में कोई खास लगाव महसूस नहीं कर रहा है। और इतने साल बाद भी अगर उसको जो कॉल आता है जयदेव का, फिर भी वो उससे कुछ खास लगाव, कुछ कुछ खास जुड़ा नहीं रहता है। जैसे अभी हम लोग के यहाँ कोई फ्रेंड का कॉल आ जाता है, हम लोग फटाक से फोन उठा लेते हैं, हाँ हाँ कहाँ आना है, कहाँ मिलना है, तो हम लोग फटाक से रेडी होकर मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन उस समय क्या है, मोहित जो है 30 वर्ष हो गए हैं उसको गुजरने के बाद, मतलब कि वो लोग के स्कूल खत्म होने के बाद, तो वो जयदेव अगर उसे कॉल भी करता है तो उसको कुछ खास महसूस नहीं होता है। ठीक है, खैर मोहित ने फोन का रिसीवर पकड़ा।
अब वो क्या करता है मोहित, फिर भी वो सोचता है कि चलो बात कर ही लेते हैं, तो वो रिसीवर पकड़ता है। हेलो, कौन? मोहित? मुझे पहचान रहे हो भाई? मैं तुम्हारा जयदेव घोष, बालीगंज स्कूल का सहपाठी। कौन से स्कूल का सहपाठी था? बालीगंज स्कूल, ठीक है भाई। अब आवाज से तो पहचान नहीं रहा हूँ, चेहरा जरूर याद है। बात क्या है? तुम तो अब बड़े अफसर हो गए हो भाई, मेरा नाम तुम्हें अब तक याद रहा, यही बहुत है। अब यहाँ पर जयदेव बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, तुमको मेरा नाम याद है, वही बहुत बात है, क्योंकि तुम बहुत बड़े अफसर हो गए हो, ठीक है। क्योंकि अब तुम मेरे जैसे छोटे इंसान को क्यों याद करोगे, ठीक है। अरे यह सब छोड़ो, बताओ बात क्या है। तब मोहित कहता है कि बात क्या है बताओ। बस यूं ही थोड़ी जरूरत थी, एक बार मिलना चाहता हूँ तुमसे। तो मोहित कहता है कब? तुम जब कहो, लेकिन थोड़ी जल्दी हो तो अच्छा है। लेकिन जयदेव कहता है कि तुम जब कहो, लेकिन थोड़ी जल्दी हो जाए, क्योंकि उसको कुछ जरूरत है। क्या जरूरत है, कहानी में पता चलेगा, ठीक है। तो फिर आज ही मिले। मैं शाम को 6 बजे घर आ जाता हूँ, तुम 7 बजे आ सकोगे? क्यों नहीं, जरूर आऊंगा। अच्छा तो धन्यवाद, तभी सारी बातें करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, जयदेव बोलता है कि मैं जरूर आ जाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद तुमको मेरी बातें सुनने के लिए। चलो अब हम लोग मिलते हैं, वहीं पर सारी बातें करेंगे, ठीक है। अभी हॉल में ही खरीदी गई आसमानी रंग की कार में दफ्तर जाते हुए मोहित सरकार ने स्कूल में घटी हुई कुछ घटनाओं को याद करने की कोशिश की, ठीक है। अब वो क्या है, मोहित जो है अपने ऑफिस जा रहा है। कैसे? एक आसमानी रंग की कार में, ठीक है। उसकी, मोहित की कार किस कलर की थी? आसमानी रंग की, ठीक है। वो क्या कर रहा है, उस कार में बैठकर अपने स्कूल की कुछ यादें को याद कर रहा है। हेडमास्टर गिरिंद सूर की पैनी नजर और बेहद गंभीर स्वभाव के बावजूद स्कूली दिन की भी सचमुच कैसी कैसी खुशियों से भरे दिन थे। मोहित खुद भी एक अच्छा विद्यार्थी था। अब वो क्या है, याद कर रहा है। अभी जैसे हम लोग जैसे आप लोग बड़े हो जाएंगे, तो फिर आप लोग देखेंगे, आप लोग याद करेंगे कि हाँ वो सर ऐसे थे, वो सर को हम लोग ऐसे परेशान करते थे, तो सारी स्मृतियां आप लोग को याद आएगी। तब हम लोग को समझ आएगा कि हाँ वो बहुत अच्छा हम लोग का लाइफ था, अभी से तो बहुत ही अच्छा था, ठीक है। उस समय क्या था, मोहित भी एक अच्छा विद्यार्थी, ठीक है। शंकर, मोहित, जयदेव, इन तीनों में भी प्रतिद्वंदिता चलती रहती थी। प्रतिद्वंदिता चलती रहती थी मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड आने की, मतलब उसमें ये फर्स्ट आएगा, यानी सर शंकर, मोहित, जयदेव, कभी वो फर्स्ट, कभी वो फर्स्ट, कभी वो सेकंड, कभी वो सेकंड, कभी वो थर्ड, ठीक है। तो इसे ये हम लोग कंपटीशन जिसे बोलते हैं, ठीक है। वो प्रतिद्वंदिता चलती रहती थी। पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर इन्हीं तीनों की का बारी बारी कब्जा रहता था, और इन्हीं तीनों में जो है फर्स्ट सेकंड या थर्ड आते थे, इसके अलावा और किसी को नहीं आने देते थे, ठीक है। इन्हीं का ही क्या कब्जा था, ठीक है। छठी से लेकर मोहित सरकार और जयदेव घोष एक साथ ही पढ़ते थे। कब से? यानी 6 क्लास से, यानी छठी से लेकर, ठीक है। और उनके कौन तीनों मित्र थे जिसमें प्रतिद्वंदिता चलती थी? शंकर, मोहित और जयदेव, ठीक है। कई बार एक ही बेंच पर बैठकर पढ़ाई की थी, ठीक है। फुटबॉल में भी दोनों का बराबरी का स्थान था, दोनों का बराबरी स्थान था, मतलब मोहित और जयदेव दोनों का क्या था, बराबरी स्थान था फुटबॉल में। मोहित राइट इन खिलाड़ी था, तो जयदेव राइट आउट। अब मोहित को जान पड़ता था कि यह दोस्ती आज की नहीं, युगों की है। अब मोहित क्या है, उसको थोड़ी स्मृति याद करके महसूस होता है कि ये जो दोस्ती है हमारी, ये आज की नहीं, युगों की लगती है। लेकिन स्कूल छोड़ने के बाद दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। मोहित के पिता एक रईस आदमी थे, कलकत्ता के नामी वकील। स्कूल की पढ़ाई खत्म होने करने के बाद मोहित का दाखिला अच्छे से कॉलेज में हो गया, और यहाँ की पढ़ाई समाप्त हो जाने के बाद 2 साल बाद ही उसकी नियुक्ति एक बड़ी कारोबारी कंपनी में अफसर के रूप में हो गया, ठीक है। अब क्या है कि जो मोहित है, मैं पहले ही आप लोगों को बता चुकी हूँ, मोहित जो है कि वकील का लड़का था, बहुत उसके पिता रईस थे। इसलिए उसकी पढ़ाई, यानी स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद वो अच्छे कॉलेज में नाम लिखा लेता है, और उसकी पढ़ाई समाप्त होने के बाद एक अच्छे अफसर की नियुक्ति पर उसे क्या होता है, अच्छे पोस्ट पर उसे नौकरी मिल जाती है, ठीक है। लेकिन जयदेव का क्या है, जयदेव किसी दूसरे शहर में किसी कॉलेज में भी भर्ती हो गया था। दरअसल उसके पिता की नौकरी बदली वाली थी। सबसे हैरानी की बात यह है कि कॉलेज में जाने के बाद मोहित ने जयदेव की कमी को कभी महसूस
नहीं किया। मोहित जो है वो कभी भी जब वो कॉलेज गया था तो जयदेव की जो कमी है उसे महसूस नहीं किया था। मतलब उसको कभी लगा ही नहीं कि मेरा इतना अच्छा मित्र था। हम लोग का जो अच्छे मित्र होते हैं वो हमसे दूर चले जाते हैं तो थोड़ा हमें अखरता है कि हाँ वो कितने अच्छे थे, हम लोग साथ में टिफिन करते थे, साथ में खेलते थे, कूदते थे। लेकिन मोहित ऐसा नहीं है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। उसकी जगह कॉलेज के एक दूसरे दोस्त ने ले ली थी और जयदेव की जगह कोई दूसरे दोस्त ने उसकी जगह ले ली थी, ठीक है। बाद में यह दोस्त भी बदल गया जब कॉलेज जीवन भी पूरा हो गया। जाने के बाद मोहित की नौकरी वाली जिंदगी शुरू हो गई। और यहाँ भी क्या होता है, उसका जो दूसरा दोस्त जयदेव की जगह लेता है वो भी कॉलेज खत्म होने के बाद अलग हो जाते हैं वो लोग भी। और फिर क्या होता है, मोहित की अब नौकरी वाली जिंदगी शुरू हो जाती है, ठीक है। मोहित अपनी दफ्तरी दुनिया में चार बड़े अफसरों में से एक है, ठीक है। वो अपनी दफ्तरी दुनिया में कितने, चार बड़े अफसरों में से एक माना जाता है, ठीक है। उसके सबसे अच्छे दोस्तों में उसका ही एक सहकर्मी है, ठीक है। उसका जो सबसे अच्छा दोस्त था उसका एक सहकर्मी भी है। स्कूल के साथियों में से एक प्रज्ञान सेनगुप्त है, लेकिन स्कूल की यादों में प्रज्ञान की कोई जगह नहीं है। लेकिन जयदेव जिसके साथ पिछले 30 सालों से मुलाकात तक नहीं हुई थी, उसकी यादों ने अपनी काफी जगह बना रखी है। मोहित ने उन पुरानी बातों को याद करते हुए इस बात की सच्चाई को बड़ी गहराई से महसूस किया। मतलब कि इतनी सारी बातें होने के बाद भी जयदेव की जो है पिछले 30 साल पहले जो मुलाकात हुई थी, मोहित ये सब यादें करता है और उसको क्या कुछ अच्छा महसूस होने लगता है। और क्या उसको पुरानी बातें जो याद करके क्या होते हैं, इस ये बहुत अच्छी जो सच्चाई को बड़ी गहराई से महसूस करता है। मतलब कि वो सब यादें जो है बहुत अच्छे से अपने जहन में जो है उतार देता है, ठीक है। अच्छे से सोचने लगता है, ठीक है। मोहित का दफ्तर सेंट्रल एवेन्यू में है। कहाँ है मोहित का दफ्तर? सेंट्रल एवेन्यू में, ठीक है। चौरंगी और सुरेंद्र बनर्जी रोड के मोड़ पर पहुंचते ही गाड़ियां की भीड़, बसों के हॉर्न और धुएं से मोहित सरकार की यादों की दुनिया ढक गई है। वह सामने पर खड़ी दुनिया के सामने अपनी कलाई घड़ी पर नजर दौड़ाते हुए वह समझ गया है कि वह 3 मिनट देर से दफ्तर पहुंच रहा है। अब यहाँ पर 3 मिनट दफ्तर वो देर से पहुंच रहा है, क्या अर्थ है कि यहाँ पर जो दिखाया गया है कि मोहित जो है वो समय का बहुत पक्का है। उसको टाइम टू टाइम सभी कार्य करने होते हैं, ठीक है। तो इससे यही संकेतिक है कि मोहित जो है वो समय का पक्का है, ठीक है। दफ्तर का काम निपटा कर मोहित जब ली रोड स्थित अपने घर पहुंचा तो बालीगंज गवर्नमेंट स्कूल के बारे में उसके मन में रत्ती भर याद नहीं बची थी। अब वो दफ्तर के बाद जब अपने घर पहुंचता है तो उसके बालीगंज जो गवर्नमेंट स्कूल थे उसकी यादें जो है एकदम ही उसके क्या बोलते हैं जहन में नहीं बची रहती। वो जब घर से जाता है तो थोड़ा सोचता है लेकिन आने के बाद वो सब कुछ भूल जाता है। यहाँ तक कि वह सुबह टेलीफोन पर हुई बातों के बारे में भी भूल चुका है। और वो सुबह अपने दोस्त जयदेव से जो है बातें करता है, वो भी वो क्या है भूल चुका है दफ्तर आने के बाद। उसे इस बात की याद तब आई जब उसका नौकर विपिन ड्राइंग रूम में आया। और उसको इस बात की कब याद आती है कि आज जयदेव आने वाला है, जब उसका नौकर विपिन ड्राइंग रूम में आता है। उसका नौकर का नाम क्या है? विपिन। और कहाँ आता है वो? ड्राइंग, ठीक है। उसने उसके हाथों में एक पुर्जा थमाया। यह किसी लेखन पुस्तिका में से फाड़ा गया पन्ना था, मोड़ा हुआ। इस पर अंग्रेजी में लिखा था, जयदेव घोष एज पर अपॉइंटमेंट, ठीक है। अब क्या है, उसे एक पुर्जा पुर्जा मिलता है जिसमें लिखा रहता है जयदेव घोष एज पर अपॉइंटमेंट, ठीक है। तब उसे पता चलता है। रेडियो पर बीबीसी से आ रही खबरों को सुनना बंद कर मोहित ने विपिन को कहा उसे अंदर आने को कहा। अब वो अंदर आने के लिए कहता है, किसे? जयदेव को। लेकिन उसने दूसरे ही पल यह महसूस किया कि जय इतने दिनों बाद मुझसे मिलने आ रहा है, उसके नाश्ते के लिए कुछ मंगा लेना चाहिए था। दफ्तर से लौटते हुए पार्क स्ट्रीट से वह बड़े आराम से केक या पेस्ट्री वगैरह कुछ भी ले ही सकता था, लेकिन उसे जय के आने की बात याद ही नहीं। कहाँ से वो लेता था? ले सकता था पार्क स्ट्रीट से, ठीक है। क्या ले सकता था? केक या
पेस्ट्री वगैरह। अब जैसे कि हमारे घर में भी कोई मेहमान आते हैं तो हम उनके लिए नाश्ते वगैरह का सामान, मिठाइयाँ, समोसे वगैरह मंगाते हैं। लेकिन क्या है, जय जो मोहित है वो तो भूल गया होता है कि जयदेव उसका जो फ्रेंड है, उसका जो दोस्त था बचपन का, वो आने वाला है। तो अगर उसे याद, वो सोचता है कि अगर मुझे याद रहता तो मैं दफ्तर से आते हुए ही क्या करता, पार्क स्ट्रीट से केक वगैरह कुछ ले लेता नाश्ते के लिए, बट उसको याद ही नहीं था। पता नहीं उसकी घरवाली ने इस बारे में कोई इंतजाम कर रखा है या नहीं। अब वो सोचता है कि क्या पता मेरी बीवी ने, यानी उनकी वाइफ जो थी मोहित सरकार की, अरुणा जिसका नाम था, पता नहीं उसने तैयारी कर रखी है कि नहीं। ठीक है, पहचान रहे हो? इस सवाल को सुनकर और इसके इसके बोलने वाले की ओर देखकर मोहित सरकार की मनोदशा कुछ ऐसी हो गई है कि बैठक वाले कमरे की सीधी पार करने के बाद भी उसने नीचे की ओर एक कदम और बढ़ा दिया, और जबकि वहां कोई सीढ़ी ही नहीं थी। ठीक है, शॉक्ड हो जाता है वो। कमरे में चौखट पार करने के बाद जो सज्जन अंदर दाखिल हुए थे, उन्होंने एक ढीली ढाली सूता पतलून पहन रखी थी। ठीक है, और चौखट पार कर जो सज्जन सज्जन दाखिल होते हैं वो क्या पहने रहते हैं? ढीली ढाली सूती पतलून। ठीक है, उसके ऊपर पर एक घटिया छापे वाली सूती कमीज भी रहती। ठीक है, उसके बाद दोनों पर कभी इस्त्री की हो ऐसा नहीं जान पड़ता, और दोनों ही पर मतलब उसकी पतलून और उसकी कमीज दोनों पर ऐसा प्रतीत होता है कि कभी इस्त्री ही नहीं हुई है। कमीज की कलर से तो जो सूरज झांक रही थी उसे देखकर मोहित अपनी याद में बसे जयदेव से उसका कोई तालमेल नहीं बैठा पाता। अब यहाँ पर वो क्या है, अपने आप को तुलना करने लगता है कि ये मेरे क्या है, मेरे कैटेगरी का नहीं है। हम लोग अगर क्या करते हैं, किसी के कपड़े से, उसके सूरत से उसको क्या करते हैं, जज करने लगते हैं। मोहित भी यहाँ पर वही कर रहा है। आने वाले का चेहरा सूखा, गाल चिपके, आंखें धसी, देह का रंग धूप में तप तप कर काला पड़ गया है। ये कौन है? ये जयदेव है। क्या हो गया है? चेहरा सूखा, गाल चिपके, आंखें धसी, देह का रंग धूप से तप तप कर काला हो गया। इन चेहरे पर 3-4 दिनों की कच्ची पक्की मूछें उंगी हुई, माथे पर एक मस्सा, और कनपटिया पर बेतरतीब ढंग से फैले सारे ढेर सारे पके हुए बाल। एक आदमी ने यह सवाल झूठी हंसी के साथ पूछा था। उसकी दांतों की कतार भी मोहित को देख पड़ी। पान खा खा कर सड़ गए हैं ऐसे दांत के साथ, हाँ, साथ हंसने वाले को सबसे पहले उसका मुंह हथेली से ढक लेना चाहिए। ठीक है, काफी बदल गया हूँ, बैठो। अब इसी बात पर कहता है जयदेव कि काफी मैं बदल गया हूँ। तो फिर वो मोहित कहता है कि बैठ जाओ। मोहित अब तक खड़ा था। ठीक है, सामने वाले सोफे पर उसके बैठ जाने के बाद मोहित भी अपनी जगह पर बैठ गया। और मोहित क्या है, अब तक खड़ा था। ठीक है, जब तक जयदेव दाखिल लेता है। अब मोहित भी क्या है, बैठ जाता है। मोहित के विद्यार्थी जीवन की तस्वीर उसके एल्बम में पड़ी। उस तस्वीर के 14 साल के मोहित के साथ आज के मोहित को पहचान पाना मुश्किल नहीं है। तो फिर सामने बैठे जय को पहचान पाना इतना कठिन क्यों हो रहा है? सिर्फ 30 सालों में क्या चेहरे में इतना बदलाव आ जाता है? अब यहाँ पर हो रहा है कि क्या, जब मोहित को पहचान लिया जा रहा है तो क्या जयदेव को पहचानने में इतना कठिनाई क्यों हो रही है? क्या 30 साल बाद चेहरे में बदलाव आ जाता है? तुम्हें पहचान पाने में कोई मुश्किल नहीं हो रही है। रास्ते पर भी देख लेता तो पहचान लेता, ये जयदेव कहता है। भला आदमी आते ही शुरू हो गया। दरअसल मुझ पर मुसीबतों का पहाड़ सा टूट पड़ा है। अब वो जयदेव जो है आते ही शुरू हो जाता है कि क्या है, मेरे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ शुरू टूट पड़ा है। कॉलेज में ही था तो पिताजी गुजर गए। मैं पढ़ना लिखना छोड़कर नौकरी की तलाश में भटकता रहा। बाकी तुम्हें पता ही है कि अच्छी किस्मत और सिफारिश ना हो तो आज के जमाने में हम जैसे लोग के लिए। फिर वो चुप हो जाता है। मोहित कहता है कि चाय पियोगे? चाय? हाँ, लेकिन मोहित ने विपिन को बुलाकर चाय लाने को कहा। उसके साथ उसे यह सोचकर राहत मिली कि केक या मिठाई ना भी हो तो कोई खास बात नहीं है, उसके लिए बिस्कुट ही काफी है। अब उसके वस्त्र से क्या है, उसको तौलता है और उसको समझता है कि ये जी क्या बोलते हैं, ये इसके इसके लिए तो ये क्या है, केक और मिठाई
कुछ खास बात नहीं, इसको बिस्किट ही इसके लिए काफी है, मैं नहीं मिला पाया तो कोई बात नहीं है, ठीक है। और अपने नौकर को बुलाकर बोलता है चाय लाने के लिए। ओह, उस भले आदमी ने कहा, आज दिन भर ना जाने कितनी पुरानी बातें याद करता रहा। तुम्हें क्या बताओ, मोहित का भी कुछ समय ऐसे ही बीता, लेकिन उसने ऐसा कुछ कहा नहीं। जयदेव जो है वो उसका समय ऐसे ही बीतता है लेकिन वो बता देता है, लेकिन मोहित जो है वो ऐसा कुछ नहीं बताता है। जबकि वो भी जब ऑफिस जा रहा था तो उस समय वो कार में सुन ये सब बातें याद कर रहा था, ठीक है। एलसीएम और जीजीएम की बातें याद है। मोहित को इस बारे में पता ना था, लेकिन प्रसंग आते ही उसे याद आ गया। एलएलसी यानी पीटी मास्टर, ठीक है। लाल चांद मुखर्जी और जीजीएम यानी गणित के टीचर भूपेंद्र चंद्र नितिन, ठीक है। अब जो यहाँ पे जैसे कि हम लोग जानते हैं, हम लोग स्कूल में क्या है, सबका निक नेम रखते हैं। अब जिसका नाम ज्यादा होता है तो उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में करते हैं, तो यहाँ भी उसकी बात की चर्चा हो रही, ठीक है। स्कूल में ही पानी की टंकी के पीछे हम दोनों को जबरदस्ती आप आस पास खड़ा कर बॉक्स कमरे से किसी ने हमारी तस्वीर खींची है, याद है। अपने होठों के कोनों पर एक मीठी मुस्कान चिपका कर मोहित ने यह जता दिया कि उसे अच्छी तरह याद है। आश्चर्य से सब तो सच्ची बातें हैं, और अब भी अगर यह जयदेव ना हो तो इतनी बातों के बारे में इसे कैसे पता चले, ठीक है। और अब वो सोचता है कि अगर इतनी बातें अगर जयदेव ना होता तो मुझे तो पता ही नहीं चल, ठीक है। स्कूली जीवन के वे 5 साल मेरे जीवन के सबसे अच्छे साल हैं, ठीक है, आने वाले ने बताया, और फिर अफसोस जताया। वैसे दिन अब दोबारा कभी नहीं आएंगे भाई। अब क्या है, जयदेव यहाँ पर कहता है कि वो सब दिन अब आने वाले नहीं है। वो जो 5 साल थे ना मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे साल, ठीक है, लेकिन तुम तो लगभग मेरी उम्र के हो। मोहित इस बात को कहे बिना रह नहीं पाया। मैं तुमसे कोई 3-4 महीने छोटा ही हूँ, तो फिर तुम्हारी यह हालात कैसे हुई? तुम तो गंजे हो गए। परेशानी और तनाव के सिवा और क्या वजह होगी? अंतुक ने बताया, हालांकि गंजेपन तो हमारे परिवार में पहले से ही रहा है। मेरे बाप दादा दोनों ही गंजे हो गए थे, फिर सिर्फ 35 साल की उम्र में मेरे गाल धंस गए हैं, और हाथ तोड़ मेहनत की वजह से और ढंग का खाना कहाँ नसीब होता है। और तुम लोगों की तरह मेज कुर्सी पर बैठकर तो हम लोग काम नहीं करते। पिछले 7 साल से एक कारखाने में काम कर रहा हूँ। इसके बाद मेडिकल सेल्समैन के नाते इधर उधर की भाग दौड़, बीमे की दलाली, इसकी दलाली उसकी दलाली, इसी किसी एक काम में ठीक से जुटा रहना अपने नसीब में कहा है। अपने ही जाल में फंसी मकड़ी की एक तरह इधर उधर घूमता रहता हूँ। कहते हैं ना, देह धरे का दंड देखना है तो यह देह भी कहाँ तक साथ देती है। तुम तो मेरी हालत देख ही रहे हो। विपिन चाय ले आया, चाय के साथ संदेश और समोसे भी थे। गनीमत है पत्नी ने इस बात का ख्याल रखा, लेकिन अपने सहपाठी की इस टूटी फूटी तस्वीर देखकर वो क्या सोच रही होगी, इसका अंदाज उसे नहीं हो पाया होगा। तुम नहीं लोगे? अंतुक ने पूछा। मोहित ने सिर हिलाकर कहा, नहीं नहीं, अभी पी है। संदेश ले लो। नहीं, तुम शुरू करो। भले आदमी ने समोसा उठाकर मुंह में रखा और उसकी एक टुकड़े चबाते हुए बोला, बेटे का इम्तिहान सिर पर है, और मेरी परेशानी यह है कि मोहित भाई, कि मैं उसके लिए फीस के रुपए कहाँ से जुटाऊं, कुछ समझ में नहीं आता है। तब आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मोहित समझ गया। इसके आने के पहले ही उसे समझ लेना चाहिए था कि क्या माजरा है। आर्थिक सहायता और उसके लिए प्रार्थना। आखिर यह कितनी रकम की मदद मांगेगा? अगर 20-25 रुपए दे देने पर भी पिंड छूट सके तो वह खुशकिस्मती ही होगी, और अगर यह मदद नहीं दी गई तो यह बला टल पाएगी, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। पता है मेरा बेटा बड़ा होशियार है। अगर उसे अभी यह मदद नहीं मिली तो उसकी पढ़ाई बीच में ही क्या होगी, रुक जाएगी। मैं जब जब इस बारे में सोचता हूँ तो मेरी रातों की नींद हराम हो जाती है। प्लेट से दूसरा समोसा उड़ चुका था। मोहित ने मौका पाकर किशोर जयदेव के चेहरे से एक अंकुप के चेहरे को मिलाकर देखा। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि उस बालक के साथ
इस अधेड़ आदमी का कहीं कोई मेल नहीं है। ठीक है, इसलिए कह रहा था कि चाय की चुस्की भरते अमृत ने आगे कहा, अगर तुम 100-150 रुपए अपने इस पुराने दोस्त को दे सकोगे तो वेरी वेरी सॉरी। क्या? मोहित ने मन ही मन में यह सोच रखा था कि अगर बात रुपए पैसे पर आई तो वह एकदम ना कर देगा, लेकिन अब जा रख कर उसे लगा कि इतनी रुखाई से मना करने की जरूरत नहीं थी। इसलिए अपनी गलती की मरम्मत करते हुए उसने बड़ी ही नरमी से कहा, सॉरी भाई, अभी मेरे पास कैश रुपए नहीं है। मैं कल आ सकता हूँ। मैं कलकत्ता के बाहर रहूंगा। 3 दिनों के बाद लौट। तुम रविवार को आ जाओगे? रविवार को? अंटू थोड़ी देर तक चुप रहा। मोहित ने भी मन ही मन में कुछ ठान लिया था क्या कि कुछ भी हो जाए कि पैसों से मदद नहीं करेंगे। ये वही जयदेव है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। कलकत्ता के लोग एक दूसरे को ठगने के ही हजार तरीके जान गए हैं। किसी के पास से 30 साल पहले के बॉलीगंज स्कूल की कुछ घटनाएं के बारे में जान लेना कोई मुश्किल काम नहीं था। वही सही, मैं रविवार को कितने बजे आऊं? सवेरे सवेरे ही ठीक रहेगा। ठीक है, अभी तक क्या है, मोहित को कंफ्यूजन रहता है कि क्या ये वही जयदेव है, क्योंकि ये इन घटनाओं के बारे में बता रहा है तो कोई भी बालीगंज स्कूल की घटनाओं को बता सकता है। इसलिए अभी वो कंफर्म नहीं है कि ये जो है जयदेव। ठीक है, शुक्रवार को ईद की छुट्टी है। मोहित ने पहले से ही तय कर रखा था कि वह अपनी पत्नी के साथ बरुईपुर के एक मित्र के यहाँ उसके बागान बाड़ी में जाकर सप्ताहांत मनाएगा। वहां 2 दिन तक रुककर रविवार की रात को ही घर लौट पाएगा। इसलिए वह भला आदमी जब रविवार की सुबह घर पर आएगा तो मुझसे मिल नहीं पाएगा। इस बहाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मोहित ने दो टुक शब्द में उसने ना कह दिया। लेकिन ऐसा भी लोग होते हैं जो एकदम ऐसे नहीं कह सकते हैं। मोहित ऐसे ही स्वभाव का है, आदमी है। रविवार को उससे मुलाकात ना होने के बावजूद वह कोई दूसरा तारीख ढूंढ निकाले तो मोहित उससे भी बचने की कोशिश करेगा। शायद इसके बाद किसी दूसरे परेशानी का सामना करने की नौबत नहीं आए। अंकुप ने आखिरी बार चाय की चुस्की ली और कप को नीचे रखा कि कमरे में एक अनजान सज्जन आ गए। ये मोहित के अतरंग मित्र थे, वर्णिकांत सेन। ठीक है, कौन थे? वर्णिकांत सेन। ठीक है, दो अन्य सज्जनों के भी आने की बात है। इसके बाद यही ताश का अड्डा जमेगा। उसने भले अंतुक की तरफ शक की नजरों से देखा। मोहित इसे भाप गया। अंतुक के साथ अपने दोस्त का परिचय कराने की बात मोहित बुरी तरह टाल गया। ठीक है, अच्छा तो फिर मैं अभी चलता हूँ, कहकर अजनबी अंतु उठ खड़ा हुआ। तुम मुझ पर यह उपकार कर दोगे? मैं सचमुच तेरा ऋणी रहूंगा। उस भले आदमी के चले जाने के बाद मणिकांत ने मोहित की ओर हैरानी से देखकर पूछा, यह आदमी तुमसे तू कहकर बातें कर रहा था, बात क्या है? अब जो है मणिकांत उससे पूछता है कि तू करके, क्योंकि हम लोग बहुत अपने खास मित्र से ही तू करके बात करते हैं, तो इसलिए मणिकांत को शक होता है और वो पूछता है कि तू कह करके बात क्यों? ठीक है, बात क्या है? इतने देर तक तो तुम ही कहता रहा, बाद में तुम्हें सुनने के लिए ही अचानक तू कह गया। कौन है यार? मोहित कोई जवाब दिए बिना बुक शेल्फ की ओर बढ़ गया और उस पर से एक पुराना फोटो एल्बम बाहर निकाला गया लाया। फिर उसका एक पन्ना उलट कर मणिकांत को सामने बढ़ा दिया। यह तुम्हारे स्कूल का ग्रुप है शायद? हाँ, बोटोनिक में हम सब पिकनिक के गए थे, मोहित ने बताया। ये पांचों कौन है? मुझे नहीं पहचान रहे हो? रुको जरा, देखने तो दो। एल्बम तो अपनी आंखों के थोड़े नजदीक ले जाते ही बड़ी आसानी से मणिकांत ने अपने मित्र को पहचान लिया, यानी कि मोहित को पहचान लिया। अच्छा, अब मेरी बाई और खड़े इस लड़के को अच्छी तरह देखिए। ठीक है, तस्वीर को अपनी आंखों के कुछ और नजदीक लाकर मणिकांत ने कहा, हाँ देख लिया। अरे यही तो है, वह भला आदमी जो अभी अभी यहाँ से उठकर गया, मोहित ने बताया। स्कूल ने ही
स्कूल से ही जो जुआ खेलने की लत नहीं लगी इसे। एल्बम को तेजी से बंद कर इसे सोफे पर फेंकते हुए वर्णिकाट ने फिर से कहा, मैंने इस आदमी को कम से कम 30-32 बार रेस के मैदान में देखा है। तुम ठीक कह रहे हो। मोहित सरकार ने हामी भरी और इसके बाद अंकुक ने के साथ क्या क्या बातें हुई इस बारे में बताया। अरे थाने के बारे में कर दो, वन्नीकार ने उसे सलाह दी। थाने में खबर कर दो। तो कलकत्ता अब ऐसे ही चोरों लुटेरों और उचक्कों का डिपो हो गया है। इस तस्वीर वाले लड़के का ऐसा पक्का जुआरी बन जाना नामुमकिन है, असंभव। मोहित हौले से मुस्कुराया और फिर बोला, रविवार को जब मैं उसे घर पर नहीं मिलूंगा तो पता चलेगा। मुझे लगता है कि इसके बाद यह इस तरह की हरकतें से बाज आएगा। अपने बरुईपुर वाले मित्र के यहाँ पर पोखर की मच्छी, पोल्ट्री के ताजे अंडे और पेड़ों में लगे आम, अमरूद, जामुन, डाब और सीने से तकिया लगा ताश खेलकर तन मन की सारी थकान और जड़कन दूर कर मोहित सरकार रविवार की रात 11 बजे जब अपने घर लौटा तो अपने नौकर विपिन से उसे खबर मिली कि उस दिन शाम को जो सज्जन आए थे वे आज सुबह भी घर आए थे। कुछ कह कर गया है? जी नहीं, विपिन ने बताया। चलो जान बची, एक छोटी सी जुगत से बड़ी बला टली। अब यह नहीं आए, पिंड छूटा। अब क्या है, उसको तो उस समय बहाना बना के बोल देता है कि मैं अपने मित्र के यहाँ जाऊंगा। उसको नहीं बताया रहता और वो मित्र के यहाँ चला जाता है, लेकिन फिर भी विपिन जब रहता है घर पे तो उसके यहाँ आया रहता है। तो फिर वो विपिन से मोहित पूछता है कि ये वो क्या आया था सज्जन, और वो कुछ कह बोल कर गया है क्या? तो वो बोलता है कि हाँ वो तो आए थे, ठीक है, लेकिन नहीं, आफत रात भर के लिए ही टली थी। दूसरे दिन सुबह यही कोई 8 बजे मोहित जब अपनी बैठक में अखबार पढ़ रहा था तो विपिन ने उसके सामने एक और तहाया हुआ पुर्जा लाकर रखा। ठीक है, और वो क्या है, अखबार पढ़ रहा था दूसरे दिन 8 बजे, तभी क्या होता है कि वो उसको एक और पुर्जा लाकर देता है। मोहित ने उसे खोलकर देखा, वह 3 लाइनों वाली चिट्ठी थी। ठीक है, मोहित भाई, मेरे दाएं पैर में मोच आ गई, इसलिए बेटे को भेज रहा हूँ। सहायता के तौर पर जो थोड़ा बहुत बन सके इसके हाथों में दे देना। बड़ी कृपा होगी। निराश नहीं करोगे ऐसा, इस आशा के साथ, इति। ठीक है, तुम्हारा। ठीक है, ये पत्र का रहता है, पुर्जा में लिखा रहता है। मोहित समझ गया था कि अब कोई चारा नहीं है, जैसे भी हो थोड़ा बहुत देकर जान छुड़ानी है, यह तय। उसने नौकर को बुलाया और कहा, ठीक है, छोकरे को बुला। अब मोहित समझ जाता है कि पीछा छुड़ाने के लिए पैसे देने ही होंगे, क्योंकि बिना पैसे दिए पीछा छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए वो बोलता है, उस छोकरे को बुलाओ, यानी जो आया है उसका मतलब जय का बेटा, उसे बुलाओ। थोड़ी देर बाद ही एक 13-14 साल का लड़का दरवाजे के से अंदर दाखिल हुआ। मोहित के पास आया कर उसने उसे प्रणाम किया और फिर कुछ कदम पीछे हटकर चुप खड़ा हो गया। मोहित उसकी तरफ कुछ देर तक बड़े गौर से देखता रहा। इसके बाद, बैठ जाओ। लड़का थोड़ी देर तक किसी अधेड़ गुम में पड़ा रहा, फिर सोफे के एक किनारे अपने दोनों हाथों को गोद में रखकर बैठ गए। ठीक है, मैं भी आया। मोहित ने दूसरे तल्ले पर जाकर अपनी घरवाली के आंचल से चाबिया का गुच्छा खोला। उसके बाद अलमारी खोलकर 50 रुपए के 4 नोट बाहर निकाले, इन्हें एक लिफाफे में भरा और अलमारी बंद कर नीचे बैठक खाने में वापस आया। क्या नाम है तुम्हारा? जी, संजय कुमार बोस। इनमें रुपए है, बड़ी सावधानी से ले जाना। ठीक है, लड़के ने सिल हिलाकर हामी भरी। कहाँ रखोगे? इधर, ऊपर वाले जेब में। ट्राम से जाओगे या बस से? जी पैदल। अब वो बच्चा कहता है, नहीं मैं तो पैदल जाऊंगा। पैदल? तुम्हारा घर कहाँ है? मिर्जापुर स्ट्रीट। भला इतनी दूर पैदल जाओगे? पिताजी ने पैदल ही आने को कहा है। ठीक है, अच्छा, तो फिर एक काम करो, तुम 1 घंटा यहीं बैठो, ठीक है, नाश्ता कर लो। यहाँ ढेर सारी किताबें हैं, इन्हें देखो। मैं 9 बजे दफ्तर निकलूंगा। मुझे दफ्तर छोड़ने के बाद मेरी गाड़ी तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देगी। तुम ड्राइवर को अपना रास्ता
बता सकोगे ना? मोहित ने पूछा। तो लड़के ने सिर हिलाकर कहा, जी हाँ। मोहित ने विपिन को बुलाया और उसके लड़के संजय बोस से के लिए चाय वगैरह लाने का आदेश दिया। ठीक है, अपने नौकर विपिन को बुलाकर आदेश दिया चाय वगैरह लाने का। फिर दफ्तर के लिए तैयार होने के लिए अपने कमरे में चला गया। आज वह अपने को बहुत ही हल्का महसूस कर रहा था, साथ ही बहुत ही खुश। जय को देखकर पाने ना पाने के बावजूद उसके बेटे संजय में उसने अपना 30 साल पुराना सहपाठी। अब वो इतना खुश क्यों हो गया था? क्योंकि उसे महसूस हो रहा था, हल्का महसूस हो रहा है, क्योंकि वो इतने दिन से सोच रहा था कि पैसे दे या ना दे, तो पैसे दे दिया उस लिए, और साथ ही साथ बहुत खुश होता है क्योंकि ये क्योंकि उस जो जयदेव का बेटा है संजय घोष, उसके रूप में वो क्या अपने मित्र को यानी अपने सहपाठी को यानी अपने सहपाठी को उससे 30 साल पुराने सहपाठी को उसके रूप में वो देखता है। इसी बात से वो बहुत खुश हो जाता है। ठीक है, इसलिए मूलतः इस कहानी में यही है कि हमें अपने क्या है, किसी के हमें क्या बोलते हैं, वेशभूषा से हमें उसको तौलना नहीं चाहिए। ठीक है, उसके वेशभूषा के कारण उसे वो क्या उससे उससे साथ हमारा जो समय है, हमारे साथ जो उसका जो भाव रहा है, जो मित्रता का भाव रहा है, जब वो दोनों मित्र थे बहुत पहले स्कूली जीवन में, तो क्या क्या उन्होंने किया, वो सब बातें जब उसे अच्छे से याद आ जाती है तो वो बहुत खुश हो जाता है। ठीक है, और उसे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, भले ही बाद में जयदेव जो है उसकी कैटेगरी का नहीं होता है, तो मोहित को क्या होता है, अंदाजा रहे तो थोड़ा सा वो हटता है, उससे दूर जाना चाहता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। भले ही दोस्त हमसे निम्न क्यों ना हो, उसे हमें अपने रूप में रहना चाहिए, क्योंकि वो हमारे साथ बिताए गए सहपाठी यानी स्कूली जीवन में जो हम लोग सहपाठी रूप में थे, तब की सारी बातें हमें याद कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आप लोग इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी यूट्यूब चैनल पे रिवीजन क्लासेस एंड लाइव क्लासेस होती रहती है, हिंदी, इंग्लिश और साथ ही साथ कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट में। ठीक है, इसलिए फटाफट से आप लोग अगर नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें वीडियो को। ठीक है, और साथ ही साथ फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके एमसीक्यू के साथ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं। ओके, बाय।